हिंदी साहित्य जगत के चर्चित व्यक्तित्व, बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर शिवनारायण एक प्रसिद्ध समालोचक, कवि, गजलकार हैं। डॉक्टर शिवनारायण आज हमारे जिज्ञासा संसार पत्रिका के स्टूडियो में आए हुए हैं। आप सभी को बता दूं, डॉक्टर शिवनारायण पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर होने के साथ साथ डीएन कॉलेज मसौढ़ी में शासी निकाय के सचिव हैं। 70 वर्ष पुरानी नई धारा पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। जिज्ञासा संसार पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। और आप सभी को जानकारी दे दूं कि भावे विद्यापीठ के माननीय कुलपति भी हैं। कोरोना काल में साहित्य पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डॉक्टर शिवनारायण की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपको। सबसे पहले तो मैं जिज्ञासा संसार परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बीते 9 वर्षों से यह पत्रिका पूरे देश भर में हिंदी पत्रकारिता की अपनी सेवा कर रही है और अभी बीते दिनों इन्होंने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं पूरे जिज्ञासा संसार परिवार को पहले मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने ठीक कहा कि कोरोना काल में साहित्य, इस विषय पर मुझे कुछ कहना चाहिए। ये बहुत ही मौजूद विषय है। कोरोना काल एक बहुत ही संत्रासक, बहुत ही भीषण त्रासद संक्रमण है, जिसने न केवल पटना, न केवल बिहार, इसने पूरे देश, पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अगर एक नज़र आप कोरोना पर देखें तो आज लगभग पूरी दुनिया में जो कोरोना है, इससे लगभग 3 करोड़ 36 लाख लोग संक्रमित हैं। 3 करोड़ 36 लाख संक्रमित हैं, जबकि 8,14,235 लोग की मृत्यु हो चुकी है। यह जो है, जबकि रिकवरी रेट जो है अभी भारत में, नहीं पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो लगभग 68.3 है। पिछले 5-6 वर्षों के कोरोना के संत्रासक प्रहार में लगभग 68.3% का रिकवरी रेट होना भी हमारे लिए आशाप्रद है, फलदायी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्दी ही कोई न कोई इसका वैक्सीन आ पाएगा और पूरे विश्व की, मानवता की थोड़ी सेवा हो पाएगी। अगर आप पूरी दुनिया के जो 5-7 ऐसे मुल्क हैं जहां कोरोना ने सबसे ज़्यादा तांडव मचाया, भारत भी उसमें है, तो जो मचाया है उसमें आप अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 58,89,047 लोग संक्रमित हुए, जबकि 1,80,753 लोगों की वहाँ मौतें हो चुकी हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आप ब्राज़ील को ले लें तो ब्राज़ील में 36,10,028 लोग संक्रमित हुए इस संक्रमण से, जबकि 1,14,913 लोगों की मौतें हुई हैं अब तक। इसके बाद रूस का स्थान आता है। 9,61,493 लोग संक्रमित हुए, जबकि 16,448 लोगों की वहाँ मौतें हुई। कम है, पर ये भी मतलब बहुत कम नहीं है। मनुष्य की तो, एक मनुष्य की भी अगर मौतें हों तो ये बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके बाद अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में 6,09,773 लोग संक्रमित हुए, जबकि 13,059 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पेरू में 5,94,326 लोग संक्रमित हुए, जबकि 27,663 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मैं पूरी दुनिया के सभी देशों के आंकड़ों को रखकर आपके सामने मैं आप लोगों को बयाक्रांत नहीं करना चाहता। अगर उन मुल्कों से अलग हटकर यदि अब हम अपने भारत की ओर लौटें तो भारत में भी अब तक
आप देखें कि 31,53,434 लोग संक्रमित हुए। 31,53,434 लोग संक्रमित हुए, जबकि 58,335 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बहुत ज़्यादा संख्या है, ये बहुत ज़्यादा संख्या है। अगर हम अपने प्रदेश बिहार की अगर बात करें, अन्य प्रदेशों को छोड़ भी दें भारत में, तो 1,23,383 लोग संक्रमित हुए इससे, जबकि 627 लोगों की मौत हुई। उसकी तुलना में हमारा अपना शहर पटना, ये जो बिहार है, पटना है, ये ऐतिहासिक शहर रहा है दुनिया में। तो 18,843 लोग यहाँ संक्रमित हुए कोरोना से, जबकि 161 लोग यहाँ मारे गए। बिहार की एक अच्छी स्थिति यह है कि हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है कोरोना से, वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ लोग संक्रमित हो रहे हैं, पहले रिकवर लोग नहीं होते थे, अब रिकवरी रेट बढ़ गया है। अभी बढ़कर पूरे बिहार में 85.15% जो है रिकवरी रेट हो गया है, जो बीते दिनों लगभग 69 या 70% था। तो ये जो स्थिति है कोरोना, इस जो छोटे से आंकड़ा मैंने आपको दिया, इससे इतना तो आपको लग जाएगा कि पूरी दुनिया में कोरोना ने एक भयानक आतंक मचा रखा है। लेकिन कोरोना काल में साहित्य पर आने से पहले एक जानकारी मैं आपको यहाँ यह भी दे दूँ कि कोरोना कोई पहली महामारी नहीं है भारत में। कोरोना के पहले भी ढेरों महामारियाँ आई। अगर हम महामारी की बात करें तो विश्व में जो जानकारियां हैं और जिसका रिकॉर्ड है, उसमें लगभग 1500 साल पहले पहली बार पूरी दुनिया में एक कोरोना, मेरे ख्याल से वो जो है महामारी आई थी, मैं समझता हूँ कि 539 ईस्वी में, संवत नहीं, सन 539 से 42, 3 वर्षों तक सबसे पहली महामारी का हमें ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं प्लेग ऑफ जस्टिनियन, मतलब प्लेगों का प्लेग, उसे हम कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1500 साल पहले आबादी कितनी कम रही होगी पूरी दुनिया में, और उस जमाने में लगभग 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे इस रोग से। इस प्लेग ऑफ जस्टिनियन में क्या होता है कि संक्रमण फैलता है और पूरे देह में जो है काली काली चकत्तियाँ बैठने लगती हैं, और 5 से 7 मिनटों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह पहली महामारी थी, और उस जमाने में तो चिकित्सा भी नहीं थी। चिकित्सा तो आज भी नहीं है कोरोना। हम कुछ अपने लिए जो है थोड़ी मेडिकल की सुविधाएं आज हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इलाज तो इसका कोई मुकम्मल है नहीं। उस जमाने में तो क्या रही होगी। और ये हुआ था, आपको रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी इजिप्ट से यह महामारी फैलनी शुरू हुई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1346 ईस्वी से लेकर 1353 ईस्वी तक ब्लैक डेथ, यानी जिसे हम काली मृत्यु कहते हैं, उस काली मृत्यु के नाम से एक महामारी फैली थी, जिसमें 20 करोड़ लोग मारे गए थे। ये जो आज कोरोना महामारी का तांडव चल रहा है, इसका केंद्र कहाँ है? इसका केंद्र है चीन के वुहान से जो है ये महामारी फैली। ये जो अभी मैंने आपको कहा ब्लैक डेथ, काली मौतें, काली मृत्यु, ये इसका केंद्र भी चीन ही था। और आप सोचिए कितना भयावह रहा होगा कि 20 करोड़ लोगों की मृत्यु उस महामारी में हो गई थी। चीन से वो बीमारी फैली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1817 से लेकर 1830 के बीच 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक हैजा या कॉलरा नाम से बीमारी फैली थी। हैजा या कॉलरा, इसमें क्या होता है कि कोई संक्रमण होता है और लोगों को दस्त होना शुरू हो जाता है, पतला पैखाना, और वो इतनी संख्या में होता है कि देह का सब पानी बाहर आ जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसका केंद्र भारत था। इसमें लगभग 8 लाख लोग मारे गए थे। पूरे भारत में 8 लाख लोग मारे गए थे। ये 1817, उस समय में पूरे भारत की आबादी मेरे ख्याल से 18 या 19 करोड़ की रही होगी।
और तब उस समय में ये जो है 8 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1918 से लेकर 1920 के बीच स्पेनिश फ्लू नाम की एक महामारी हुई। ये स्पेन शहर से फैली और ये बीमारी, इसका तो कुछ ज्ञान आप लोगों को भी होगा। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश हो चुका था और एक नई अंगड़ाई लेने के लिए भारत उठ रहा था धीरे धीरे अपनी ज़मीन से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हीं दिनों प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। भारत का उस प्रथम विश्व युद्ध से कोई सीधा सरोकार नहीं था, लेकिन क्योंकि हम ब्रिटिश हुकूमत के उपनिवेश थे तो इस नाते इनडायरेक्टली सही भारत को उसमें भागीदारी बनने को मजबूर किया गया था इंग्लैंड की तरफ से। और उस महामारी में भी कहते हैं कि स्पेनिश फ्लू में लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग स्पेनिश फ्लू में मारे गए थे। इसके बाद एवियन फ्लू नाम ये आया 1956 से 58 के बीच, और ये भी चीन से ये रोग फैला जिसमें लगभग 20 लाख लोग मारे गए। ये क्या कहते हैं, एवियन फ्लू। एवियन फ्लू भी उसी तरह का है जिस तरह का स्पेनिश फ्लू था। ये एक प्रकार की बीमारी थी, दस्त होती है, पानी निकलता है देह से और आदमी तुरंत गिर जाता है। जहाँ वो होता है वहीं धरती पर वो गिर जाता है और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो सबसे लेटेस्ट महामारी है जो बीते दिनों आई थी वो है एड्स। ये दक्षिण अफ्रीका से यह महामारी फैली थी, एड्स। ये 1971 में ये महामारी फैली थी दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए थे। हमारे भारत में इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है 205 से लेकर 212 वर्ष तक, यानी 7 वर्षों तक इसने बहुत तांडव मचाया। और यह एक प्रकार से यौन संक्रमण की बीमारी है। पहली बार हमारे यहाँ आया, दक्षिण अफ्रीका से हमारे यहाँ आया। यौन संक्रमण से, असुरक्षित यौन संक्रमण से यह बीमारी फैलती है और इसमें व्यक्ति का जितना प्लेटिनम है वो खोखला हो जाता है, व्यक्ति अकाल कवलित हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर 19 में हमारा कोविड-19 यानी कोरोना डिजीज वायरस जो है नाम की बीमारी, जिसे हम संक्षेप में कोविड-19 कहते हैं, ये हमारे बीच आया, जिससे अब तक 3 करोड़ 36 लाख लोग मारे जा चुके हैं पूरी दुनिया में। ये जितने भी महामारी का इतिहास मैंने बताया, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें किसी भी महामारी का कोई इलाज निकल नहीं पाया था, कोई दवा नहीं। इसलिए जितने लोग मर सकते थे मारे गए। कैसे बचे लोग? लोग बचे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण। यानी जिस देश में मनुष्य की जैसी जीवन शैली होगी और उस जीवन शैली से जैसी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, उसी अपने ही रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से लोग जो है बचते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। एड्स का आज भी कोई इलाज नहीं है। थोड़ी दवाइयाँ उसकी चलती हैं, सब कुछ चलता है, और वो सब कुछ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के निमित्त ही होता है। इस कोरोना काल में भी, मैं कोरोना काल कह रहा हूँ, वास्तव में ये कोरोना ही है। ये कोरोना में भी आप देखेंगे अभी तक कोई बीमारी नहीं आई है। इसके लिए बनाने की बातें चल रही है, दवाइयाँ चल रहा है अमेरिका में, भारत में भी हमारे यहाँ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो इसकी कोई दवाइयाँ आई नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, अभी तक मैंने जितनी महामारियों की चर्चा की, जैसे एक ज़माने में प्लेग है, हैज़ा है, कॉलरा है, उन सब का तो धीरे धीरे करके टीका विकसित होना शुरू हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन इसका भी निकाल पाएंगे और इसके भी वैक्सीन से हम इस रोग से हमारा रोकथाम करेंगे। अब आप चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम यह देखते हैं कि ये जितनी महामारियाँ आती है, उन्हीं महामारियों की श्रृंखला में ये कोरोना महामारी को भी देखना चाहिए। इस महामारी में तो पूरी दुनिया में, दूसरी महामारियों में तो आबादी कम थी, अधिक से अधिक लोग मारे गए। आज तो आबादी लगभग 7.8 अरब की आबादी है पूरी दुनिया में, और इसमें अगर 3-3.5 करोड़ लोग मारे गए हैं तो मानना चाहिए, हालांकि ये है तो बहुत बड़ा दुख, लेकिन मानना चाहिए कि अभी भी कम लोग मारे गए।
ये हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, अब लोग जागरूक होते चले जा रहे हैं। उसी जागरूकता का परिणाम है कि ये भी फिर भी 3.5 करोड़ से अधिक लोगों का मारा जाना कम नहीं है। अब साहित्य की ओर आइए। साहित्य, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये दुख चाहे जितना बड़ा हो, संतरास चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन साहित्य के लिए ये सबसे अधिक उर्वर काल होता है महामारी का काल। क्या महामारियाँ होती हैं, बाढ़ आती है, सुखाड़ आता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, या मान लीजिए भारत का विभाजन कोई हो, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार की जब आपदाएं आती है, उन आपदाओं के काल में सबसे ज़्यादा, सबसे उत्कृष्ट साहित्य की रचना होती है। उत्कृष्ट साहित्य, महान साहित्य की रचना हमेशा संत्रासक काल में ही होती है। आज भी हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में किया। आप याद कीजिए, अगर मैं आपको थोड़ी सी उसकी भी मैं चर्चा करूं, अल्बेयर कामू का उपन्यास है, उसका तो नाम ही था प्लेग। अल्बेयर कामू का एक बहुत ही कालजयी उपन्यास आया, प्लेग उसका नाम था। 1947 में यह उपन्यास अल्बेयर कामू ने अपने शहर, वो अपने अल्जीरिया के वुहान में प्लेग फैला था, हजारों लोग मारे गए थे अल्जीरिया के वुहान में। उस त्रासद पीड़ा को देखकर, उस एक परिवार की कथा के माध्यम से उन्होंने अपने पूरे अल्जीरिया देश और पूरी दुनिया में प्लेग की जो करुणा है उसको उन्होंने सामने रखा। आप इस कथा को पढ़ेंगे, कामू का जो यह उपन्यास है प्लेग, इसको पढ़ेंगे अगर आप इस उपन्यास को, तो लगेगा कि करुणा अल्जीरिया में हो, भारत में हो, रूस में हो, मनुष्य की करुणा की भाषा एक होती है। ठीक है ना। या फिर आप आगे आइए, हमारे यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला का एक उपन्यास है, संस्मरणात्मक उपन्यास है, बिल्लेसुर बकरिया। बिल्लेसुर बकरिया जो उपन्यास है, ये 1939 में यह छपा था। यह उनके गांव जो है, गांव में प्लेग फैला हुआ था, उसी प्लेग को लेकर उनका यह उपन्यास आया। वहीं पर पटवारी दीन भट्ट उर्फ कुल्ली भाट नाम का एक कैरेक्टर को उन्होंने देखा था, जिसमें गजब की जीवटता थी। उस करुणा काल में ही गजब की जीवटता थी, और उसी को केंद्र में रखकर उन्होंने यह उपन्यास लिखा, बिल्लेसुर बकरिया। और वो क्लासिक उपन्यास है जिसने निराला को अमर कर दिया। इसी तरह से आप महिला आंचल देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है महिला आंचल। महिला आंचल उपन्यास का तो आरंभ ही होता है हैजा से। हैजा फैला हुआ है उत्तर बिहार में। शुरू में कहा जाता था कि उत्तर बिहार में घेगा कहते हैं, गले में इतना बड़ा सा हो जाता था और धीरे 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 उससे मृत्यु हो जाती थी। किसी को काला पानी की सज़ा देनी होती थी तो लोगों को उत्तर बिहार में, खासकर पूर्णिया जिला में भेज दिया जाता था। मलेरिया के प्रकोप से वहाँ जो हैजा फैला, सैकड़ों लोग मारे गए, और वहाँ डॉक्टर प्रशांत जाते हैं इलाज करने के लिए पटना से वहाँ, और उसके माध्यम से फिर वो उपन्यास आगे विकसित होता है। उसी तरह से आप जरा सा आगे बढ़िए, कामायनी लीजिए, अगर जयशंकर प्रसाद की कामायनी, वो उपन्यास, ये महाकाव्य है। ये शुरू ही होता है जल प्रलय से। जल प्रलय आता है, जल प्रलय में पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाती है, और उस पूरी सृष्टि के तहस नहस हो जाने में कैसे फिर से संसार उठ खड़ा हो। जीवन यात्रा कभी रुकती नहीं है। कितना भी बड़ा संकट है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, कितना भी बड़ा संतरास है, जीवन कभी नहीं रुकता। इसकी यात्रा अनवरत चलती रहती है, दुख हो या सुख और दुख जीवन में आते ही जाते रहते हैं। सुख तो सब सह लेते हैं, पर दुख धीर पुरुष ही सहते हैं। यह जो धीरता है, यह जो जीवटता है, यह मनुष्य में आता है साहित्य से। तो ये जयशंकर प्रसाद का हो, अगर आप लियो टॉल्स्टॉय की बात कीजिए, उनका प्रसिद्ध उपन्यास है पीस एंड वार एंड पीस, युद्ध और शांति के नाम से हमारे यहाँ उसका अनुवाद हुआ है। मार्वेलस उपन्यास है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में वो बहुत कालजयी उपन्यास है। उसकी रचना भी जो है संतरासक काल में हुई। इसके बाद भी मैं आपको और इसकी चर्चा में आगे करूँगा। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि मनुष्य के लिए चाहे जितना बड़ा संतरास हो, महामारी, लेकिन साहित्य के लिए सबसे उर्वर काल वही होता है।
आप किसी भी महान साहित्य का स्मरण कर लीजिए, ये केवल भारत के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। वहाँ वो संकट के काल में आता है, वो संकट महामारी का हो, बाढ़ का हो, सुखाड़ का हो, विभाजन का हो, किसी भी चीज़ का हो, मनुष्य की मौतें होंगी, तो उस प्रलय से जो है एक श्रेष्ठ साहित्य आता है। क्यों आता है ऐसा? ये ऐसा क्यों होता है? उस तात्विकी को समझना चाहिए, साहित्य की उस तात्विकियों को समझना चाहिए कि आखिर दुख में ही अच्छे साहित्य की रचना क्यों होती है। साहित्य कहते किसे? कहते हैं कि साहित्य जो है वो सहित शब्द से बना है। सहित का मतलब होता है जहाँ हित की भावना हो। हित का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण कहते हैं शिव को, अर्थात जहाँ सत्य हो, जहाँ शिव हो, जहाँ सौंदर्य हो, वहीं साहित्य होगा, है ना। और अगर आप इसकी और व्याख्या करें तो कहते हैं कि साहित्य क्या है, तो ये रसो वैसा। काव्यशास्त्र में कहा गया है साहित्य की परिभाषा देते हुए कि रसो वैसा, रस के समान साहित्य क्या होता है, तो रस के समान साहित्य होता है। रस कहते हैं आनंद को, आनंद को कहते हैं रस। तो अब अगर आप सोचिए कि साहित्य अगर आनंद है, तो क्या ये हर काल के साहित्य में ये परिभाषा ठीक होगी? मनुष्य अगर सुख में है, मनुष्य अगर आनंद में है, तब तो साहित्य उसके लिए आनंद की वस्तु होगी। लेकिन अगर वो दुख में है, अगर वो संत्रास में है, तब भी क्या ये परिभाषा काम करेगी? मैं कहता हूँ कि उसकी व्याख्या थोड़ी बदल देगी। साहित्य कहते हैं स और हित को, ठीक है ना, सहित की भावना जहाँ हो। अब इसे यह कहिए कि सही जोड़ तो, सो और हित नहीं, सही जोड़ तो कहते हैं तथ्य को, तथ्य कहते हैं यथार्थ को, कि जो अपने समय के यथार्थ को हुबहू साहित्य में लेकर आ जाए, तभी तो साहित्य समाज का आईना है, अपने समय का आईना होगा, कहलाएगा। कि समाज में अगर दुख है, संत्रास है, तो साहित्य में भी वो दिखाई पड़ना चाहिए। तो इस व्याख्या से अगर आप देखें तो साहित्य में सुख की अवस्थिति हो या दुख की अवस्थिति हो, उसका हुबहू चित्रण, यथार्थ चित्रण अगर हम साहित्य में करते हैं, तो वह भी जो है एक क्लासिक साहित्य की श्रेणी में आता है। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में तो रीति काल है, जिसमें केवल आनंद का साहित्य। समाज जब शांति की अवस्था में, लेकिन समाज जब क्रांति की अवस्था में, तो फिर वहाँ समाज साहित्य जो है वो यथार्थ का गुणगान करता है, यथार्थ को अपने अंदर पिरोता है, ठीक है ना। तो इस यथार्थ को जो पिरोए, तो जो संक्रमण काल होता है, जो ये करुणा का काल होगा, महामारी का काल होगा, और उस काल की जितनी पीड़ा है, जैसे मान लीजिए ये कोरोना का काल चल रहा है, और हमने इस कोरोना काल के आरंभ में हमने देखा, शुरू में प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को जो है पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उसके एक दिन पहले जो है उन्होंने एक दिन की जो है जनता कर्फ्यू लगाया, और अगले दिन जिस दिन जनता कर्फ्यू था रात 12 बजे के बाद, यानी 24 से जो है पूरे देश में लॉकडाउन। हमने पूरे देश की कल्पना नहीं की थी कि इसका क्या दुष्प्रभाव या क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमने 10-15 दिनों के बाद ही देखना शुरू कर दिया। उसका साइड इफेक्ट हमारे सामने आया कि पूरे देश में जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, हमारे प्रवासी भाई थे, जो जहाँ फंसे हुए थे, लाखों की संख्या में वो अपने अपने घर की ओर आने लग गए। क्यों आने लग गए? क्योंकि उसके रोजी रोजगार के साधन उनसे छीनने लग गए, और जैसे जैसे उनसे रोजी रोजगार के साधन छीनने लग गए, वे अपने घरों की ओर लौटने लग गए। एक कारण। दूसरा कारण यह भी है कि जब आदमी संकट में होता है, रोजी रोजगार की तो चिंता वह वैसे भी छोड़ देता है, तब उसे अपनों की याद आती है, वो अपने लोगों की ओर भागते हैं। जिसकी जहाँ जड़ें होती हैं वो अपनी जड़ की ओर भागता है। और हमने देखा है इस कोरोना काल में कि लाखों की संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर भाई गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, राजस्थान से, किन किन राज्यों से आए, और उनको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। अब जो हमारे लेखक हैं वह उनकी तकलीफों का बयान अगर साहित्य में करता है, तो आज हो सकता है कि उसका बहुत महत्व ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में
आज से जब 20-25 साल बाद, 50 साल के बाद जब कोई आज के साहित्य को पढ़ना चाहेगा तो ये साहित्य ही उन्हें बताएगा कि इस कोरोना काल का भारत कैसा था। अभी मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ एक निर्जा माधव नाम की एक लेखिका है, निर्जा माधव। उन्होंने कोरोना के नाम से एक उपन्यास लिखा, 350 पृष्ठों का उपन्यास है वो। और उन्होंने एक परिवार की कथा को लेकर कि कैसे उसके परिवार में 2 लोग संक्रमित हो जाते हैं और उनको किस किस भीषण परेशानियों से सामना करना पड़ता है। 350 पेज का उपन्यास निर्जा माधव ने लिखा है। वैसे ही आपको आश्चर्य होगा, हमारे पटना के एक कवि हैं संजय कुंदन, अभी वो दिल्ली में रहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट थे, अब तो वहाँ से अलग होकर स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं दिल्ली में। उन्होंने कोरोना में उन्होंने 15 कवियों की 10-10 कविताएं जो उन्होंने कोरोना काल में लिखी, उन कविताओं को लेकर के पूरे देश भर से एक बहुत ही खूबसूरत संकलन निकाला है जिसका नाम ही है कोरोना में कवि। बहुत ही खूबसूरत संकलन है, वो छपकर वह किताब आ गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो कवि हमारे हैं, जो संवेदित हो रहे हैं कोरोना काल में, किसी के दुख को देखकर, किसी की पीड़ा को देखकर अगर कोई संवेदित हो रहा है, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हर सभा में एक बात मैं कहता हूँ, मैं हर साहित्य के अध्येताओं से और साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों से मैं कहता हूँ, साहित्य का ये स्वभाव है, साहित्य का ये मुख्य स्वभाव है, मूल स्वभाव है, उसके 3 ही मूल स्वभाव हैं, करुणा, न्याय और प्रतिरोध। जिसे पीड़ा हुई है, चाहे वो कोरोना से हो या किन्हीं वजहों से पीड़ा उनके जीवन में है, उस दर्द को महसूस करना, किसी की वेदना को महसूस करना ही संवेदना है, यही करुणा है। और जो पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष को मुक्त करने के लिए, उस पीड़ा से हम उसको न्याय दिलवाना चाहते हैं। लेखक में ये भाव आता है, और हम उसे कैसे न्याय दिलवाएंगे? हम कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं उठाएंगे, ये योद्धाओं का काम है, जो सेना हमारी है उनका काम है। क्या करेंगे हम? तो वो कलम उठाएगा, और कलम से उठाकर वो क्या करेगा? वो उसकी पीड़ा को बयान करेगा, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसके खिलाफ वो एक प्रतिरोध दर्ज करेगा। तो ये साहित्य का मूल स्वभाव है करुणा, न्याय और प्रतिरोध। जो इसे दर्ज नहीं कर पाता है वो साहित्य किसी काम का नहीं होता। अभी टनों के भाव में कविताएं लिखी जा रही है, नाटक लोग लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं लोग, लेकिन आज जब इस पर बहुत कुछ लिखा जाएगा तो आने वाले कुछ वर्षों में ये जो काल है ना, काल समय, ये सबसे बड़ा आलोचक होता है। वो छन्ना पत्र से जो कुछ अच्छी रचनाएं होंगी वो रह जाएंगी, और जब रह जाएंगी और आज से 50 साल के बाद कोई जानना चाहेगा कि 2019 और 20 में जो भारत में कोरोना का संक्रमण आया था, पूरी दुनिया में संक्रमण फैला था, वह जो महामारी आई थी, उस समय हमारा भारत कैसा था, हमारा देश कैसा था, हमारा गांव कैसा था, हमारा इलाका कैसा था, तो कोई नहीं बताएगा, कोई उसे सही रचना जवाब नहीं देगा, इतिहास भी नहीं देगा। ये बात आप जानकर रखिए। आप लोग एक बात जान लीजिए, साहित्य और इतिहास में एक मूलभूत फर्क है। इतिहास में तिथियां सच होती हैं। ये उदय जी इतिहास के पंडित हैं, इतिहास के प्रोफेसर बैठे हुए हैं। इतिहास में तिथि सही होती है, घटनाएं भी सही होती हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सी चीजें जो है उसमें कपोल कल्पित भी होती हैं। इसीलिए आप देखिए कि इतिहास जो वो राजाओं का इतिहास हम देखते हैं, बड़े बड़े सामंतों का इतिहास हमारे यहाँ है, लेकिन किसानों का इतिहास, मजदूरों का इतिहास, मेहनत कशों का इतिहास आपको नहीं मिलेगा। कौन लिखेगा उसकी कथा को? कौन लिखेगा उसके साथ जो घटनाएं हुई हैं? साहित्यकार लिखता है। साहित्य में तिथियां नहीं होती है, नाम नहीं होता है, लेकिन जो संवेदना होती है, काल की संवेदना, व्यक्ति की संवेदना को काल की संवेदना बनाकर साहित्यकार क्या करता है, उसे कविताओं में, कहानियों में, उपन्यासों में दर्ज कर देता है, और उसके बाद 150 साल के बाद वही सच्चा इतिहास होता है। वह कोई प्रायोजित इतिहास नहीं होता है। जनता की चित्तवृत्तियों का, उनके दुख दर्द का सच्चा इतिहास एक साहित्यकार ही लिख सकता है, एक लेखक ही उसके इतिहास को लिख सकता है। एक कथन मुझे स्मरण में आ रहा है
महादेवी वर्मा जी आई थी 1980 ईस्वी में इसी पटना शहर में। उन्होंने प्रेमचंद की एक मूर्ति की स्थापना की थी, जो आज हम प्रेमचंद गोलंबर के नाम से जिसे हम जानते हैं। वो प्रेमचंद की वो जन्मशती वर्ष वो चल रहा था। प्रेमचंद पर बोलते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी कारण से आज़ादी के पहले के जो सामाजिक इतिहास है हमारे यहाँ का, वो किसी कारण से नष्ट हो जाए, सारे ग्रंथ जल जाए, सारे ग्रंथ नष्ट हो जाए, तो हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रेमचंद जैसे लेखक हैं। हम फिर से उनकी कहानियों और उपन्यासों के आधार पर भारत का सामाजिक इतिहास की रचना तैयार कर लेंगे, उसकी संरचना तैयार कर लेंगे। देखिए, साहित्य के प्रति आम जनता का विश्वास। उसी तरह से अगर आप महिला आंचल पढ़िए तो आज़ादी के बाद जो हमारे किसानों का इतिहास है, जो हमारे कॉमन पीपुल का दुख दर्द है, उसका इतिहास आपको वहाँ मिल जाएगा। तो साहित्य जो है, जैसा मैंने अपनी बात शुरू की थी, महामारी काल में जो संकट का काल होता है, उस संकट काल में ही जो है सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, उत्कृष्ट साहित्य की रचना होती है। लोग सवाल करते कि अब दिनकर कहाँ हो रहे हैं, दिनकर जैसी प्रतिभाएं अब कहाँ सामने आ रही है, अब निराला क्यों नहीं आ रहे। ये इतिहास जब कभी करवट बदलता है, समय जब कभी करवट बदलता है, और इस प्रकार के दुख दर्द का काल कभी आता है, संत्रास का काल आता है, लोगों को संताप की जिंदगी झेलनी पड़ती है, उस समय साहित्यकारों की सबसे बड़ी परीक्षा की स्थिति होती है कि कितनी संवेदना उस दुखी हृदय, संतप्त हृदय के लोगों के प्रति आपके मन में है। और यदि आप संवेदित होते हैं और आप उसके दर्द को, उसके इतिहास को ठीक ठीक अगर आप लिख पाते हैं, दुख दर्द को, तो वह साहित्य बहुत अच्छा होता है। आज भारत में जो साहित्य है वो बड़ी संख्या में लिखी जा रही है। एक संपादक होने के नाते मैं जानता हूँ कि अलग अलग प्रदेशों में, हमारे बिहार में भी लोग जो है बड़ी संख्या में कहानियाँ लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं। सबके नाम मैं कहाँ तक गिनाऊँ। अभी मैंने देखा आंगन में आग, एक उपन्यास नीलम पांडे पुरानी कथा लेखिका है, अभी वो लिख रही हैं। अभी उन्होंने लगभग 200-250 पृष्ठ जो है वो उपन्यास लिख लिया है, और इतना बढ़िया उपन्यास है आंगन में आग कि मैं क्या कहूँ आपसे। मैं तो उसको पढ़कर एकदम से चकित रह गया, इतना बढ़िया से उन्होंने चित्रण किया है। तो लोग लिख रहे हैं। यह काल मूल्यांकन का नहीं है, यह काल कोरोना काल में जितने दुख तकलीफ, दुख दर्द है, उसको समेटने का है। जो दुखी हृदय है, जो संतप्त हृदय है, उसके प्रति करुणा दिखलाने का है, उसके प्रति वेदना दिखलाने का है, उसके प्रति अपना साहचर्य बोध व्यक्त करने का है कि हम सबको साथ लेकर चले, और इस काल की जो संक्रमण कथा है उसको साहित्य में दर्ज करने का है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा साहित्य हमारे सामने आएगा। साहित्य तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस करुणा काल में मैं जानता हूँ कि लाखों लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं, उस दुख तकलीफ को झेल रहे हैं। आज तो हम जो हमारे संतप्त लोग हैं, कोरोना पीड़ित लोग हैं, उनके प्रति वेदना व्यक्त करने का, अपनी संवेदना व्यक्त करने का समय है। हम ऐसे पूरी दुनिया में जितने भी लोग काल कवलित हुए हैं, उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि जिज्ञासा संसार ने जो है इस कोरोना काल में मानवता की सेवा करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है कि अधिक से अधिक खबरों से जनता को अवगत करा सकें और अपनी सेवा कर सकें। इसके लिए मैं पूरे जिज्ञासा संसार आपके पोर्टल परिवार को भी मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपना आभार निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।